बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल मोइज़। आज की मेरी वीडियो केपीके के यंग लायर्स और इसके साथ साथ उन लोगों के लिए जो जब कभी भी अपनी बिल्डिंग्स या अपने घर वगैरह किराए पर दें तो इन रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखें, वरना इन फ्यूचर उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये एक्ट है खैबर पख्तूनख्वा रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंटेड बिल्डिंग सिक्योरिटी एक्ट 2014। इस एक्ट का मेन पर्पस टेररिज्म को कम करने के लिए एक्ट बनाया गया, ताकि जिन लोगों को मकान या बिल्डिंग्स वगैरह दी जाए उनकी छानबीन हो कि वो वाकई कोई ऐसी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं। अब इसकी थोड़ा सा हम स्केच बनाते हैं। जब कभी भी कोई लैंडलॉर्ड, लेसी या मैनेजर कोई प्रॉपर्टी अगर लीज पर दे, कोई प्रॉपर्टी अगर वो किराए पर दे, कोई बिल्डिंग अगर वो किराए पर दे, अब लैंडलॉर्ड कौन है, लेसी कौन है और मैनेजर कौन है? तो इस एक्ट का सेक्शन 2 ये डिफाइन करता है कि लैंडलॉर्ड वो है जो ऑनर है। लैंडलॉर्ड मींस अ पर्सन और बॉडी ऑन हुज नेम द बिल्डिंग स्टैंड रजिस्टर्ड, जिसके नाम पे वो बिल्डिंग रजिस्टर्ड है, वो लैंडलॉर्ड है। अब लैंडलॉर्ड अगर वो प्रॉपर्टी लीज पे देता है तो वो लेसी अगर किराए पर देता है तो वो दूसरी चीज लेसी होगी। और मैनेजर वो है कि सपोज अगर लैंडलॉर्ड एक एम्प्लॉय रखता है अपनी बिल्डिंग का कि वो उसकी देखभाल करे, उसको हम मैनेजर कहेंगे। वो भी फर्दर प्रॉपर्टी को अगर किराए पर देता है तो उसके लिए भी ये रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब इसमें प्राइवेट हॉस्टल और स्टूडेंट हॉस्टल को भी डिफाइन किया गया है कि प्राइवेट हॉस्टल मींस एनी हॉस्टल अदर देन स्टूडेंट हॉस्टल, और स्टूडेंट हॉस्टल वो कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो स्टूडेंट हॉस्टल होगा। अब इस एक्ट का सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आम आदमी को समझना बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट का सेक्शन 3 ये कहता है जब कभी भी लैंडलॉर्ड, लेसी या मैनेजर वो प्रॉपर्टी रेंट पर दे अदर देन लीगल हेयर्स, अगर लीगल हेयर्स अपने वारिसों में से किसी को दे रहा है तो फिर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करना जरूरी नहीं। ही शैल रिड्यूस द एग्रीमेंट, उसको एग्रीमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ही शैल रिड्यूस एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट किसी पेज पे नहीं होगा कि एक पेज पकड़ लिया और उस पे वो उस एग्रीमेंट को लिखा, नहीं। इन राइटिंग ऑन लीगल डॉक्यूमेंट, किसी लीगल डॉक्यूमेंट, किसी स्टैंप वगैरह पे, और उस पे वो जहरी बात है नोटरी पब्लिक और उसके अंगूठे वगैरह लगवाना, ये सारी चीजें शामिल रहेंगी। ही शैल साइन बाय द लैंडलॉर्ड, उसको लैंडलॉर्ड साइन करेगा। द लेसी अगर लेसी करता है तो फिर लेसी उसको साइन करेगा, लेसी अगर देता है, अगर मैनेजर उसको किराए पर देता है तो मैनेजर उसको साइन करेगा, एज द केस, जो भी केस हो। उसके बाद वो टेनेंट भी उसको साइन करेगा। The agreement shall contain meaningful information about the tenant, उसकी इंफॉर्मेशन उसमें होगी कि टेनेंट क्या काम करता है, जो भी टेनेंट की अपनी उसकी जॉब के वगैरह में जो कुछ भी हो उसकी रिक्वायरमेंट्स को आपने उस एग्रीमेंट में लिखना है, और एग्रीमेंट्स की डिटेल भी आपने लिखनी है। विच द आइडेंटिटी ऑफ टेनेंट कुड बी वेरीफाइड, जिसकी वजह से उस टेनेंट की आइडेंटिटी वेरीफाइड हो सके। द लैंडलॉर्ड, the lessee or the manager, as the case may be, shall exercise due care and prudence in verification of the credential of the tenant so that the renting building may not be used for any illegal or terrorist activities। कि अगर लैंडलॉर्ड दे रहा है, लेसी दे रहा है, मैनेजर, तो उनको वो हर तरह से जो एक प्रूडेंट माइंड शख्स किसी भी चीज का काम को करते हुए जो ख्याल रखता है, जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, तो वो भी उसकी आइडेंटिटी में सारी देखभाल करे जो एक आम शख्स किसी भी काम को सरअंजाम करने में करता है। अब इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट कि इस एग्रीमेंट के बाद उसी एग्रीमेंट में नीचे 2 गवाह टेनेंट की तरफ से हों, और वो गवाह इस बात की गवाही दें कि ये जो टेनेंट है ये वाकई इसका यही नाम है, इसकी यही जॉब है, उसके जितने क्रेडेंशियल्स उसने खुद बयान किए हैं। अब वो टेनेंट, वो जो 2 गवाह हैं टेनेंट की तरफ से, वो उस टेनेंट की तसल्ली करवाएं लेसी को, मैनेजर को, और इसके साथ साथ वो लैंडलॉर्ड को। अगर वो नहीं करवाएंगे तो ये एग्रीमेंट फुल कंप्लीट नहीं होगा। अब इसका क्या है, शैल गेट
minimum 2 references of known person who shall verify the credential of the tenant, the complete particulars of the reference in the form of national identity card, उनका national identity card दिया जाएगा जो 2 गवाह हैं, and contact number shall be obtained and reference shall be given in the rent agreement, और उनका reference भी दिया जाएगा उस rent agreement में। और उसके बाद इसका जो सब क्लास सेक्शन 3 की 4 है वो कहती है कि उसको उसके बाद नोटरी पब्लिक से भी तस्दीक करवाना बहुत जरूरी है। अब इसका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 कहता है द लैंडलॉर्ड, द लेसी और द मैनेजर एज द केस में बी एंड द प्रॉपर्टी डीलर, अगर वो प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू भी सेंड होती है। इसका सेक्शन 2 की डेफिनेशन में प्रॉपर्टी डीलर को भी डिफाइन किया गया है कि जाहिर बात है कोई प्रॉपर्टीज कोई बिल्डिंग्स किराए पे जो प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू सेंड होती हैं। Dealer where the rented building is given through such property dealer shall provide the following information in the form as may be prescribed to the police station within 7 days excluding public dates of signing। जब वो ये रेंट एग्रीमेंट हो गया तो अब उसके बाद ये रिक्वायरमेंट्स अगर वो प्रॉपर्टी डीलर ने किया, लेसी ने किया, मैनेजर ने किया या लैंडलॉर्ड ने किया तो वो विद इन 7 ये चीजें पुलिस स्टेशन में भेजेंगे। क्या क्या? अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, जो रेंट एग्रीमेंट आपने किया उसकी ओरिजिनल आपके पास होगी, उसकी आपने एक कॉपी करनी है, उसको अटेस्ट करना है और एक वो कॉपी हो जाएगी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ टेनेंट, टेनेंट का आईडी कार्ड की कॉपी, इसके साथ साथ नेम्स एंड कॉपीज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विद कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ 2 रेफरेंसेस who identify the tenant, जिन लोगों ने टेनेंट को आइडेंटिफाई किया दो उनकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उनके नंबर अटेस्टेड, उनकी कॉपीज। 3 चीजें होगी। चौथी चीज पार्टिकुलर्स ऑफ द मेल मेंबर्स अबव द एज ऑफ 14 इयर्स लिविंग और रिजाइडिंग विद टेनेंट, जो लोग टेनेंट के साथ रह रहे हैं 14 ईयर्स से अबव उनकी सारी डिटेल भी ये आपने पुलिस को भिजवानी है। आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड द इंचार्ज ऑफ पुलिस, अगर इंचार्ज ऑफ पुलिस सेटिस्फाइड हो गया, shall issue tenant acknowledgement receipt, वो एक tenant acknowledgement receipt जारी करेगा to the landlord, तो वो acknowledgement receipt देगा और उसकी एक कॉपी जो लैंडलॉर्ड या मैनेजर या लेसी वो एक कॉपी उसकी प्रोवाइड करेंगे टेनेंट को, ताकि किसी सूरत अगर पुलिस वाले कल आ जाते हैं तो वो उनको दिखा सके कि हमारा ये एग्रीमेंट रिटर्न है और ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमने फुल की हुई हैं। और इसके साथ साथ कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वो उस इन सब की मदद के साथ उसकी सर्च भी कर सकता है कि वाकई ये चीज़ें और ऐसा कोई बंदा तो नहीं है आया कोई जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो वगैरह वगैरह, वो अपनी इस चीज़ को भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यही चीज़ें हॉस्टल्स, इसका सेक्शन 5 हॉस्टल्स को अलग डिफाइन करता है कि जो भी हॉस्टल होंगे वो प्राइवेट हॉस्टल्स हों या वो स्टूडेंट हॉस्टल हों, तो उसमें ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि किसी पर्सन को एनरोल किया जाए अदर देन स्टूडेंट। इसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्टल एंड स्टूडेंट हॉस्टल शेल मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल पर्सन स्टेइंग देयर एज रिक्वायर्ड इन सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। उस जो सेक्शन 3 में हमने सारा बताया कि एग्रीमेंट वो सारी ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी वो हॉस्टल्स पूरी करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो आगे ऑफेंस होगा और वो हम इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि इसकी क्या क्या है। एंड शैल प्रोड्यूस इट टू द कंसर्न पुलिस व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर होगा तो इसको पुलिस को भी देंगे। उस सूरत में सेक्शन 4 अगर कोई नॉर्मल किसी बिल्डिंग को दे रहा है तो फिर पुलिस को आपने खुद देना है, लेकिन इस सूरत में जब पुलिस को रिक्वायर होगा तो आप वो चीजें आप पुलिस को प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह इस सेक्शन का इस एक्ट का सेक्शन 6 पावर ऑफ पुलिस को डिफाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पुलिस को करता है जो आम रिलेटेड नहीं है। अब पेनल्टीज क्या है? Whoever contravenes the provision of section 3 to 6 of this act shall be punishment with imprisonment which may extend to 1 year, 1 साल की सजा भी हो सकती है अगर ये रिक्वायरमेंट्स ना पूरी की। इसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है या बोथ हो सकते हैं। 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है और इसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है। इसके साथ साथ in case of reasonable grounds the police find that
the landlord, the lessee, the manager, or the property dealer, as the case may be, was aware of the criminal design of the tenant, or he has not exercised due care in verification of the credential of tenant, he may be charged for the abatement of the offence committed by tenant. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये रीजनेबल ग्राउंड्स मिल जाते हैं, सपोज अगर एक चीज है कि ये सारे क्रेडेंशियल्स उन्होंने पूरे किए, उसके बावजूद भी अगर वो टेनेंट जो है वो अगर कोई ऐसी चीज करता है टेररिज्म की, तो फिर तो वो खुद उस चीज का मुजरिम होगा। लेकिन अगर ये चीज साबित हो जाती है रीजनेबल ग्राउंड से कि टेनेंट, लैंडलॉर्ड, मैनेजर और लेसी को पता था कि ये शख्स टेररिज्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उसके बावजूद भी वो ये चीज ख्याल नहीं रखता, तो वो अबेटमेंट का मुजरिम करार पाएगा। यानी अगर कोई भी ऑफेंस टेनेंट करता है उस मकान में, उस बिल्डिंग में, विद द नॉलेज ऑफ लैंडलॉर्ड, लेसी, मैनेजर, तो जो भी वो ऑफेंस करेगा उसमें वो लैंडलॉर्ड, लेसी और टेनेंट उस ऑफेंस की अबेटमेंट में इन्वॉल्व होंगे और वो अबेटमेंट किया ऑफेंस वो करेंगे। जो टेनेंट होगा उसको तो सज़ा जो उस ऑफेंस की होगी वो मिलेगी मिलेगी, लेकिन इन तीनों को उसकी अबेटमेंट करने की सज़ा मिलेगी। अब इस साथ इस एक्ट का सेक्शन 11 ये कहता है कि प्रोविजन ऑफ कोड, यानी कि कोड इस कोड डेफिनेशन क्लास का ए ये डिफाइन करता है कि कोड मीन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1998 अप्लाई होगा, वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे इस एक्ट की प्रोविजंस या कोई चीज़ ऐसी है जो इस एक्ट में मौजूद नहीं है, तो हम हेल्प लेंगे सीआरपीसी से। अब इस सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है अगर ये रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी नहीं की, और इसके साथ साथ ये नॉन बेलेबल है, इसमें बेल भी नहीं, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसके साथ साथ इसको ट्राई करेगा, इसका ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होगा। तो ये इस एक्ट की मेन सेक्शंस हैं। इसके साथ साथ ये एक्ट आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।